आप सबको हमारा नमस्कार। तीन दिन से ज्यादा हो गए हैं जिसको सदी का सबसे भयावह रेल हादसा कहा जा रहा है, और आज भी सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ बोलने से पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखने जरूरी है और क्या कोशिशें चल रही हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए। भारतीय रेल रोजाना करीब 2 करोड़ 20 लाख लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी इस देश की रेल पटरियों पर रोज होती है। पर ऐसे लोगों के सफर की सुरक्षा की चिंता करने के बजाय आज सरकार क्या कर रही है? कहानियां गढ़ रही है, साजिश रचने की थ्योरियां बता रही है, एक इंद्रजाल बनाने की कोशिश की जा रही है। 288 लोग, मतलब 300 करीब लोगों की जान चली गई है और आज भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और रेल से कौन सफर करता है? रेल से इस देश का आम आदमी सफर करता है। तो जब कल हम और आप या आपके परिजन, आपका परिवार, आपके मित्र, इस देश के लोग जब रेलगाड़ी में बैठेंगे तो ये याद रखिएगा, आप ये सफर अपने रिस्क पर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहा नैतिकता लेकर, नैतिक जिम्मेदारी का वहन करते हुए सरकार को और इनके मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और कहा नई नई थ्योरी, एक इंद्रजाल रच दिया गया है, डेलिबरेट इंटरफेरेंस, मतलब जानबूझकर हस्तक्षेप किया गया, इसलिए ट्रेन डिरेल हो गई। और अब सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी। लेकिन अगर यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता तो शायद हास्यास्पद होता कि जब अभी राहत का, बचाव का कार्य चल ही रहा था तो एक मालगाड़ी भी वहीं पर डिरेल हो जाती है। तो यह भी साजिश थी, यह भी नेहरू जी की गलती थी, यह भी कांग्रेस की सरकारों की गलती थी कि अभी राहत कार्य चल रहा है और वहां पर एक ट्रेन और डिरेल हो जाती है। जवाबदेही का जा नहीं है इस सरकार में। अब सीबीआई को जांच सौंपी गई है और सवाल आज यह है कि क्या सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसीज वाकई में कुछ कर पाएंगी? क्योंकि मैं आपके सामने यह बताना चाहती हूं कि 2016 में कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। इसको भी आतंकी साजिश बताया गया था। एनआईए को केस सौंपा गया, रेल मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री को, एनआईए को केस सौंपा गया। कानपुर के रेल हादसे की बात कर रही हूं, 152 लोगों की मौत हुई थी। 2017 में कुनेरू आंध्र प्रदेश में रेल डिरेलमेंट हुआ, बड़ा हादसा हुआ, 40 लोगों की मौत हुई। तुरंत बजाय जिम्मेदारी तय करने के, जवाबदेही तय करने के, जांच एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप दी गई। 7 साल हो गए हादसे के और आज एनआईए एक तय हो कि यह साजिश थी और सरकार की और सिस्टम की विफलता के कारण ये एक्सीडेंट नहीं हुए थे। 7 साल बाद भी चार्जशीट दायर नहीं हुई है। मतलब करीब करीब 200 लोगों की मौत रेलवे ट्रैक पर डिरेलमेंट से हो गई। उसका जिम्मेदार कौन है ये नहीं पता है। अपने ऊपर से ध्यान हट जाए, अपने ऊपर से ध्यान निकल जाए, कोई जवाबदेही ना हो, इसके लिए एनआईए को जांच सौंप दो। आज सीबीआई के साथ यह किया गया है। असलियत यह है कि सिस्टम की विफलता, सिग्नल सिस्टम की विफलता, इंटरलॉकिंग क्या दिक्कतें, जो ट्रैक का रखरखाव नहीं हो रहा, उसकी दिक्कतों के चलते यह हो रहा है। लेकिन सीबीआई और एनआईए जैसी उत्कृष्ट एजेंसीज, जो एक्चुअली इंटरपोल की नोडल एजेंसीज यहां पर हैं, जिनका काम है बड़े बड़े अपराधों की तफ्तीश करना, उनको इसमें शामिल कर अपने ऊपर से ध्यान भटकाया जाता है। यह पूरी तरह से साफ है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसकी जांच कर सकता है, सीआरएस, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है इसकी जांच करने के लिए
क्यों नहीं उनसे जांच कराई जा रही है? क्यों सीआरएस को सिर्फ अब 8 से 10% रेल हादसे के केसेस की जांच कराई जाती है? मेरे कुछ सवाल हैं। आप सीबीआई से नहीं, आप एनआईए से, किसी से भी जांच करा लीजिए, लेकिन क्या अब सीबीआई ढूंढेगी कि मरम्मत और नए ट्रैक के बजट को 2018-19 से घटाकर के बजट को घटाकर 2020 तक 7,400 करोड़ का क्यों कर दिया गया? क्या सीबीआई ये बताएगी कि इस बजट में 23% कटौती क्यों हुई? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि जब रेलवे चिंतन शिविर हुआ तो हर जोन को सुरक्षा पर बोलना था, सबको चुप करके क्यों बैठा दिया गया और एक ही जोन को बोलने की इजाजत क्यों दी गई? और क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि उस चिंतन शिविर में सिर्फ वंदे भारत और कितना रेवेन्यू रेलवे से निकल सकता है पर चिंता क्यों हो रही थी? सुरक्षा की बात क्यों नहीं हो रही थी? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि जो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की लेटेस्ट रिपोर्ट है जो बताती है कि 2017 से 2021 के बीच में 10 में से करीब 7 हादसे पटरी से उतर जाने, डीरेलमेंट के कारण हुए, वो क्यों हुए? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में सुरक्षा के लिए रेल और वेल्ड का परीक्षण क्यों नहीं हुआ इस दौरान? 10 में से 7 हादसे डीरेलमेंट की वजह से होते हैं और ईस्ट जोन जहां बालासोर में एक्सीडेंट हुआ वहां पर इसका परीक्षण तक नहीं किया जाता है 4 सालों में। क्या सीबीआई ये ढूंढेगी? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि रेल राष्ट्रीय कोष का फंडिंग 79% क्यों घटा दी गई? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 20,000 करोड़ रुपए आवंटित करना था, वो पैसा क्यों नहीं आवंटित करा गया ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए? ये सवाल आपसे पूछने। क्या सीबीआई का ये काम है? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 3 लाख रिक्त पद क्यों है? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 8,000 पद जो पीएमओ और कैबिनेट कमेटी को भरे जाने थे वो क्यों नहीं भरे गए? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि लोको चालक जो अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षा से निहित काम करते हैं उनको 12-12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी क्यों कराई जा रही है? लोको चालकों की कमी क्यों है? आज सवाल यह है कि सीबीआई का काम क्या है, एनआईए का काम क्या है? 7 साल पहले आपने एनआईए को 2 जांचें दी थी, आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल हो पाई, तो क्या उन परिजनों को पूछने का हक है कि यह सरकार की विफलताओं के कारण हुआ, दोष कहीं और क्यों मढ़ा जा रहा है? और एक बात और है, ऐसी उत्कृष्ट एजेंसीज को जब आप इस तरह की जांच देते हैं जिनमें उनकी कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगवाने की कोशिश करते हैं। सबको लगता है एनआईए क्यों? एनआईए का काम है टेरर को इन्वेस्टिगेट करना। जो आपके ट्रैक के चलते हो रहा है, जो इंटरलॉकिंग की विफलता के चलते हो रहा है, जो सिस्टम फेलियर के चलते हो रहा है, जो मेंटेनेंस की दिक्कत से हो रहा है, उसके बारे में क्या होगा? और एक बात यह सच है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार आज लगातार जवाबदेही से भाग रही है। और एक यह भी सच है, दुख के साथ कहना पड़ता है, कि जब मंत्री या प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो ऐसा स्वांग रचा जाता है जैसे भगवान अवतरित हो गए हो। अरे उनका काम है, चुने हुए प्रधानमंत्री है, रेल मंत्री है, अगर वो जहां पर 300 लोगों की मौत हो गई करीब करीब, उस हादसे की जगह पर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? यह अलग बात है कि वहां कूलर लगा हुआ है, यह अलग बात है कि शव गाजर मूली की तरह डंपर में फेंके जा रहे हैं और उनके लिए तोसक तकिया लगाकर इंतजाम किया गया है। यह अलग बात है कि रेल मंत्री के फोन पर 7 बजे शाम दिख रहा है, हमारे मीडिया के कुछ साथी उसको 11:30 बजे उनको जमीन पर तैनात दिखा रहे हैं। तो चुनी हुई सरकार को जब जब कटघरे में आप खड़ा करते हैं तो हमेशा ध्यान भटकाया जाता है। और इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि जांच जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज के जो लोग हैं उनसे कराई जानी चाहिए और जवाबदेही तय होनी पड़ेगी कि क्यों नहीं ट्रैक मेंटेन किए जा रहे, क्यों भारतीय रेलवे जो करीब 2 करोड़ 20 लाख लोगों को रोज अपने गंतव्य पे पहुंचाता है, आज लोगों को रेलगाड़ी में बैठने से डर लग रहा है। अगर इन सवालों का जवाब सरकार नहीं देगी तो क्या सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसीज देंगी जिनके पास ना टेक्निकल एक्सपर्टीज है? और एक ये सच है कि ये पूरी साजिश का जो माया जाल है वो सिर्फ इसलिए रचा जा रहा है कि लोगों के मन में डर भर जाए और सरकार की कोई जवाबदेही ना हो।
नैतिकता तो यह कहती है कि 3 घंटे के अंदर रेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? एक नया स्वांग रचा जा रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि यहां पर भी तथ्यों से मुंह मोड़ा जा रहा है, यहां पर भी बचा जा रहा है, और यहां पर भी सरकार जवाबदेही अपनी तय करने पर, ना तय करने पर मन बना चुकी है। I will very briefly make the same statement in English. It's been over 96 hours approximately. Indian Railways carries about 2 crore 20 lakh people to their destinations every day, which is almost the population of Australia. Every single day, 2 crore 20 lakh people are on the tracks of Indian Railways. But when accidents like Balasore happen, how is it that there is no accountability, no responsibility? And instead of finding out what caused this grave accident where almost 300 people died, the government is now spinning conspiracy theories and shifting the focus away from safety to all kinds of conspiracy theories like deliberate interference. You have roped in the CBI, but you had roped in the NIA in 2016 Kanpur train accident as well. Not a single proof has been found by the NIA. The NIA has not been able to file the charge sheet in the Kanpur train accident. The NIA has also not been able to file the charge sheet in the Kuneru, Andhra Pradesh train accident where almost 40 people died. Between Kanpur and Kuneru, almost 192 people were killed in these rail accidents. The NIA was probing, but the reality is this happened due to the interlocking failure, this happened due to the signal failure, this happened due to low track maintenance. And I think the very basic question is, why should premier agencies like CBI and NIA be roped into this? Because this is not their area of expertise. Why should the CRS not probe into this accident? Why is the CRS being restricted to probe only 8 to 10% of rail accidents that happen? Will CBI find out why are 3 lakh positions vacant? Will CBI find out that why are loco drivers being made to work more than 12 hours? Will CIA find out that why has track maintenance fund been cut by 23%? Will CIA find out that why has the Rail Sanraksha Kosh funding been reduced by 79%? Will CBI find out all these things? Because these are questions that an elected government of the day needs to answer. And so why must we not say, why must we not assert that once again the Modi government is shifting the focus away from their own failures, from failures of the Indian Railways, from failures of the government who has refused to prioritize safety of citizens, and is instead turning focus away from them by roping in the CBI or any such agency, because this has not led to fruition. It's been 7 years, not a single charge sheet has been filed by the NIA, and we fear that exactly the same thing will happen with a CBI probe. The reality is that accidents are happening because safety of passengers is not the priority of this government. Will CBI probe why did Chintan Shivir not allow a discussion on passenger safety and kept talking about revenue instead? And last but not the least, ये कहना पड़ेगा कि जब हम रेल से यात्रा करते हैं तो बिल्कुल आप रेल को का नवीनीकरण करिए, आप वंदे भारत लगाइए, पिज्जा से होनी चाहिए जो सरकार की प्राथमिकता नहीं है। आपको गरम गरम खाना आपकी यात्रा के दौरान मिले या आप अपने गंतव्य तक सही सलामत और सुरक्षित पहुंचे, ये एक चॉइस है। एक में आपको सुर्खियां मिलती हैं और दूसरे में इस देश के लोगों की जान सुरक्षित रहती है। प्राथमिकता क्या है सरकार की, आज उस पर सवाल है। We'll take your questions on suo motu first. जी सर। मैं विरोध से ज्यादा सवाल उठा रही हूं कि एनआईए 7 साल से जांच कर रहा है ना कानपुर और कुनेरू की, क्या निकल के आया उससे? हमारा अपना मानना है कि ये जो साजिश की एक थ्योरी रची जा रही है, जो डेलिब्रेट इंटरफेरेंस की थ्योरी रची जा रही है, ये जो माया जाल इंद्रजाल बनाया जा रहा है,
ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं सरकार की, जिससे कि असल मुद्दे से ध्यान भटक सके। और असल मुद्दा यह है कि सरकार की विफलताओं के कारण 288 लोगों की जान चली गई, लोगों के परिवार उजड़ गए और लोगों के घर का चिराग बुझ गया। यह असलियत है। सरकार यह अभी भी स्वीकारने को तैयार नहीं लगती है कि रेल सिग्नलिंग सिस्टम की वजह से, इंटरलॉकिंग फेलियर की वजह से, ट्रैक के पुराने होने की वजह से डीरेलमेंट हो रहा है। साजिश रचने की बात कहते हैं। अरे साजिश थी तो उसी दौरान एक मालगाड़ी क्यों डीरेल हो गई? का वो आंदोलन करना सरकार बिल्कुल छोड़ दे। यह आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और कल ये जिस पत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं, यह हमारे अध्यक्ष ने जो प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखकर कुछ चीजों से अवगत करा के सवाल उठाए, उसका एक हिस्सा है। और आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपने ये साझा किया, मैं और लोगों के साथ इसको साझा कर लेती हूं। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य ऑपरेटिंग मैनेजर ने 8 फरवरी, इस साल की 8 फरवरी को मैसूर में 2 ट्रेनों की भिड़ंत बच जाने का जिक्र करते हुए कहा था कि सिग्नल व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। इसकी चेतावनी दी गई थी। उस चेतावनी को नजरअंदाज क्यों किया गया? क्या यह सीबीआई का काम है पता करना कि नजरअंदाज क्यों किया गया, या यह सरकार का काम है कि इसका जवाब दे कि यह नजरअंदाज क्यों किया गया? ऐसे तमाम चीजें हैं। आप एक पत्र का उल्लेख कर रहे हैं, ऐसी तमाम चीजें हैं। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने बड़े बड़े सवाल उठाए हैं इस पर। उन्होंने खुलासा किया कि सीआरएस अब सिर्फ 8 से 10% रेल हादसों की जांच कर रहा है। क्यों भाई? क्यों सीआरएस सिर्फ 8 से 10% की जांच कर रहा है? सीआरएस को तो और जांच करनी चाहिए, जो रेलवे संरक्षण आयोग है। क्यों उनको बाहर रखा जा रहा है इस जांच से? आप सीबीआई नहीं, आप एनआईए को भी ले आइए इसमें। आप 7 साल पहले भी लाए थे एनआईए को, क्या हुआ, क्या मिला उससे? तो पूछना यह जरूरी है कि सरकार अपनी जवाबदेही कब तय करेगी। कटघरे में खड़ा करो तो मौसम की बात करने लगते हैं। मौसम खराब था इसलिए ऐसा हो गया। रात का काम चल रहा है, एक मालगाड़ी डिरेल हुई जा रही है उसी रूट पर, उसी ट्रैक पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार आज भी जवाब देने से भाग रही है। सरकार आज भी इतना बड़ा हादसा होने के बाद असलियत से मुंह मोड़कर आज भी हेडलाइन मैनेजमेंट और सुर्खियां मैनेज करने में लगी हुई है। और यही कारण है कि भारतीय रेल की वंदे भारत पहुंचाना, जब सुर्खियों की प्राथमिकता और प्रायोरिटी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे एक्सीडेंट होंगे। कि असलियत यह है कि इस देश का आम आदमी रेल से सफर करता है। इस देश का सबसे निम्न वर्ग रेल से सफर करता है, और अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। अगर इस पे कोई और सवाल हो तो उसके बाद। जी, राहुल गांधी को लेकर जेपी नड्डा ने अटैक किया है कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। नहीं, देखिए, नफरत की जो बाजार भाजपा ने लगाया है, उससे बड़ा तो बाजार बन ही नहीं सकता पूरे विश्व में। राहुल गांधी ने, चाहे वो देश की धरती हो और चाहे वो विदेश की धरती हो, 2 लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। और अब इस देश को, इस विश्व को चुनाव करना है कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर से, बिना शब्दों का माया जाल रचे, यह साफ तौर से अंकित किया है कि यह लड़ाई गांधी बनाम गोडसे है। और आप किसके साथ खड़े हैं, यह सवाल है आज। अगर आप गांधी के साथ खड़े हैं तो आप प्रेम, अहिंसा, सत्य के साथ खड़े हैं, और अगर आप गोडसे के साथ खड़े हैं तो आप नफरत के साथ खड़े हैं। मैं तो पूछना चाहती हूं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे उनका इकोसिस्टम हो, आप लगातार गोडसे की पैरवी क्यों करते हैं? ये क्या प्रेम है आपका गोडसे से?
और असलियत राहुल गांधी जी से बेहतर कोई समझा नहीं सकता था कि आज इस देश में वो जो लड़ाई विचारधारा की है, वो विचारधारा सिर्फ और सिर्फ गांधी बनाम गोडसे की है। इसके बारे में जेपी नड्डा जिस दिन जवाब देंगे, जिस दिन जेपी नड्डा ये बताएंगे कि प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को अपने बगल में बिठाकर, जो गोडसे की उपासक है, जो गोडसे के पुजारी हैं, उन लोगों को सोशल मीडिया पर और तमाम जगह प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो गांधी की पुण्यतिथि पर गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जब इसका जवाब देंगे तब हम आगे की बात करेंगे, क्योंकि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ महात्मा और गोडसे के बीच की है और हम गांधी के साथ खड़े हैं, वो गोडसे के साथ। जी, राहुल गांधी अमेरिका में काफी उन्होंने भारत के इंस्टीट्यूशंस पर टिप्पणी की, लोकतंत्र पर टिप्पणी की। अब एक टिप्पणी जो आई है वो इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ऐसा जॉन कर्बी कह रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेटर हैं। कैसे इस बयान को कांग्रेस पार्टी देखती है, क्योंकि उसी यूएस की धरती से ये बयान दिया है? नहीं, उस यूएस की धरती से एक और बयान आया है। उस यूएस की धरती पर राहुल गांधी जी ने, या यूके की धरती पर राहुल गांधी जी ने साफ तौर से इंडियन डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक गुड कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो विश्व के लिए सौगात है। हमारे यहां इतने सारे लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और इसलिए हमारे लोकतंत्र का मजबूत रहना जरूरी है। तो मुझे तो कोई विरोधाभास नहीं लगता। बिल्कुल हमारा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, लेकिन उनको कमजोर करने की लगातार साजिश की जा रही है। उनको कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उनको कमजोर करने के लिए मीडिया को दबाया जा रहा है, उनको कमजोर करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, उनको कमजोर करने के लिए चाहे वो सीबीआई, इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसीज हो, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको अपना फ्रंटल बनाया जा रहा है, विपक्ष को दबाया जाता है, विपक्ष के खिलाफ मुकदमे रचे जाते हैं, मनगढ़ंत कहानियां रची जाती हैं। जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जहां पर सरकार 300 लोगों की मौत के बाद अपनी जवाबदेही से भाग रही है, वो लोकतंत्र को कमजोर करता है। क्योंकि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे वो माधवराव सिंधिया जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, इन लोगों ने तो जिम्मेदारी लेकर आगे की बात करी थी। स्विच ऑन द माइक, इट्स नॉट वर्किंग। जी, आई विल कम टू यू। जिस दिन राहुल गांधी जी विदेश की यात्रा शुरू करने जा रहे थे, हमें उस दिन उस क्षण पता था कि भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री को, भाजपा के अध्यक्ष को, इस देश के प्रधानमंत्री को, इनके बाकी मंत्रिमंडल को, इनके सांसदों को, इनके प्रवक्ताओं को, इनके इकोसिस्टम को, इनकी ट्रोल आर्मी को अब अगले कुछ दिन व्यस्त रहना पड़ेगा। अमेरिका में क्योंकि राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो नींद में खलल भी पड़ी। 3-3 बजे सुबह तक उठना पड़ रहा था बेचारों को, खंगालने के लिए, छानने के लिए कि किस बयान को तोड़ा जाए, किस बयान को मरोड़ा जाए। लेकिन असलियत यह है कि जब एक व्यक्ति प्यार और मोहब्बत की बात करता है तो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। तो यह स्क्रिप्ट भी अब पुरानी हो चली है कि किसी के बयान का कोई हिस्सा उठा लीजिए। मैं तो रामायण से ही कोट कर देती हूं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। राम राज तो यह है कि हर व्यक्ति के पास नौकरी हो, व्यवसाय हो, गरीबी ना हो, दिक्कतें ना हो, गुर्बत ना हो, लोग इस तरह से रेल दुर्घटना में गाजर मूली की तरह मर ना जाएं। यह है रामराज। क्या ऐसा रामराज स्थापित करने को तैयार है मोदी जी? 9 साल तो हो गए झुंझुना बजाते हुए, अब झोला उठाने का वक्त आ गया है। अब कभी सैम पित्रोदा तो कभी ये कभी वो, ये सारे ध्यान भटकाऊ मुद्दे हैं। असलियत यह है कि इस सरकार को जवाब देना है कि 300 मौतों का ओडिशा के रेल हादसे में जिम्मेदार कौन है और क्या नैतिकता है इस सरकार की। जी, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। जी,
no such evidence, I have no such proof, I have no such inkling, so I'm not going to talk on that. No, I said I have no input to make that assessment. Did you crack up while asking that question? Because I cracked up when you used the words BJP does not use any bias. What was the line you used? BJP does not use any bias against people who question them. There has been a four-fold increase in ED cases against the opposition. 95% of all ED cases are against India's opposition. Somebody who talks about how Musahars in Varanasi are being forced to eat grass is facing a UAPA case. Somebody who talks about, and may his soul rest in peace, how children in Mirzapur were being served salt, facing a UAPA. About malpractices in COVID, you as a journalist, you will be put behind bars. There will be no investigation into the scam that you revealed. That's the nature of this government. So it's very rich coming from them that they don't go after or they are not biased against people. And as far as being biased is concerned, the same athletes who Mr. Modi was desperately getting pictures clicked with after they won medals were being hurled abuses at. There is complete reputation assassination that's happening of the female wrestlers. All kinds of lies are being spread about them. They are being intimidated to an extent where those wrestlers have come on record to say that they are being intimidated, that their jobs will be taken away. You really think the BJP doesn't act with jaundiced eyes and a biased attitude? I have very little to say on that. धन्यवाद बहुत बहुत जी बोलिए बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना वो आधा सच और पूरा झूठ परोसती है तो जब तक मैं उसको पूरा सुन ना लूं मैं इस पर जवाब नहीं दूंगी क्योंकि एक माया जाल रचने का काम उनकी पूरी फैक्ट्री फेक न्यूज फैक्ट्री करती है और उसी का वो बहाने का काम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं धन्यवाद जी What is 2.89? I think our cabinet has already taken a decision that free electricity will be given up to 200 units. Please wait for that to be executed. You know, I really like the fact, and I'm being honest with you, I say it with all humility and a lot of love. I love the fact that you hold a mirror to the Congress party. Because that's what you are supposed to do. That's what journalists are supposed to do. I really appreciate it. I love it. I love your questions. But please hold the same mirror to the BJP as well. That's all I will say. And I think that's a fair ask. And I also think, wait for decisions to roll out. It's not even been a month since our government was sworn in. A cabinet decision has been taken. It will be executed. There will be respite. You know, when you ask me these questions, why should I not turn around and say that ours is the only government in Rajasthan which is giving cylinders at 500? Why are the rest of the BJP states not doing it? Do people of India not live there? So, I mean, I really love the fact that you ask us questions. I hope your counterparts who cover the BJP press conferences would also have the courage and the fairness with which you ask us questions and would pose some questions to the BJP as well. With a lot of love though. Thank you.